जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। तो एज यूजुअल वही रोज का काम और वही फिर से आज आपके लिए स्पेशली, जो कि रोज हम लोग एक इनिशिएटिव लेते हैं और एफर्ट्स करते हैं कि आपके लिए मॉर्निंग में जल्दी से जल्दी करंट अफेयर्स लाए जाएं सो दैट इवनिंग तक आप उसको एक व्यू दे पाएं, राइट। तो चलिए अब हम आते हैं आज के करंट अफेयर्स में। आज का जो करंट अफेयर है वो 6 जुलाई है, दैट इज इट अ वेरी स्पेशल डे। ठीक है, तो अब इससे हम स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर्स। ठीक, अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का वो आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट गगनयान। अब गगनयान एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि देखिए स्पेस से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट हमारे सामने आएगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब हम आते हैं कि गगनयान में ऐसा क्या है कि हमें इसको पढ़ने की जरूरत पड़ी। या सिंपल सी बात है, एक चीज सोचो कि जब भी कोई, मैंने पहले भी बताया, स्पेस का क्वेश्चन है, डिफेंस का क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है, वो हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसको हम किसी भी तरह से छोड़ नहीं सकते। अब क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। इट एम्स टू डिमॉन्स्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सर्फेस। सेकंड, इट इन्वॉल्व लॉन्चिंग ऑफ अ 3 मेंबर क्रू। एंड नाउ दे आर आस्किंग कि ये दोनों बातों में कौन सी स्टेटमेंट सही है या कौन सी स्टेटमेंट गलत है। फाइन, तो अब नॉर्मल से क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें ये नहीं कह रहा है कि कितनी स्टेटमेंट सही है, इसमें सिर्फ ये कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो जब इसने पूछा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ना यू विल से मैम आप कैसे कह दे रहे हो, क्योंकि बेटा आपको पढ़ना पड़ता है। जैसे मुझे करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने से पहले आई डोंट गो ऑन अ थीम कि नहीं मैं आंसर बता दूंगी। मुझे ये चाहिए कि नहीं, अगर मैं कुछ डिलीवर कर रही हूँ अपने बच्चों को तो वो चीज़ की थॉरो नॉलेज मुझे हो, तब मैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा डिलीवर कर सकती हूँ। एंड द सेम इज ओवर हियर। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं, हम इसको कैसे समझेंगे। इसमें दिया इट यहाँ पे जो था ये वाला पॉइंट ना, कि सेफ लैंडिंग एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनर सरफेस, ये गलत है, क्योंकि इस काम के लिए वो नहीं जा रहा है गगनयान। गगनयान किस काम के लिए जा रहा है, फ्लाइट क्राफ्ट। ठीक है, स्पेस फ्लाइट क्राफ्ट को चेक करने, डिमॉन्स्ट्रेट करने कि वो सही है कि नहीं, वो इंडिया का पर्सपेक्टिव है। और ये बात सही है कि वो 3 मेंबर का क्रू है। तो यहाँ पे आपको याद हो गया। अब आपकी और ज्यादा एब्रीवेशन की अगर हम इससे आंसर देखें तो यानी अगर सेकंड सही था तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2। विद दिस वी हैव कम टू दैट पॉइंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले आपको एक बार प्रिव्यू दे देते हैं दोबारा गगनयान का, कि कुछ इंपॉर्टेंट हमसे मिस हो गया हो तो आपको कवर कर लो। फर्स्ट क्रू रिकवरी टीम है। ठीक है, और फर्स्ट क्रू रिकवरी टीम जो है वो किस मिशन के लिए गई है, मिशन गगनयान के लिए गई है, जो कि कंप्लीट कर चुकी है फेज 1 की ट्रेनिंग। फेज 1 की ट्रेनिंग हो चुकी है इंडियन नेवी वाटर सर्वाइवल ट्रेनिंग फैसिलिटी में। कहाँ पे है, कोची में, यानी कि ये जो पर्टिकुलर स्टाफ चला वो कोची के थ्रू चला। फिर टीम में कौन कौन था, इंडियन नेवल डाइवर्स थे और मरीन कमांडर्स थे। ठीक है, तो अब इसमें आता है कि गगनयान प्रोजेक्ट इसलिए बोल रहे हैं कि ये क्या करने गया था, इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की कैपेबिलिटी को चेक करने गया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछ रहा है कि मिशन क्या इन्वॉल्व करता है। तो मिशन इन्वॉल्व करता है लॉन्चिंग ऑफ अ क्रू मेंबर कितने मेंबर्स टू 400 किलोमीटर्स, कितने ऑर्बिट में, 3 डे के मिशन पे जा रहा है। ठीक है, 3 डे के मिशन पे जा रहा है और रिटर्न करेगा उनको सेफली अर्थ पे, लैंडिंग ऑन इंडियन सी वाटर्स। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको पता होना चाहिए। अब और ऐसा क्या है, प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसका काम क्या है। ये इंडिया की एक्सपर्टीज को देखेगा, ये चेक करेगा कि इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है, एकेडमिक्स कैपेबिलिटी कैसी चल रही है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस कैसा काम कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम कोलैबोरेशन कैसा चल रहा है इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ। उसके साथ साथ ये कैसा मिशन है, ये अनमैन्ड मिशन है, जो कि प्रिसीड करेगा मैंड मिशन को इंश्योर करने के लिए सेफ्टी और रिलायबिलिटी ऑफ ऑल सिस्टम्स। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ओके, बिकॉज एवरी क्वेश्चन रिलेटेड टू स्पेस, बहुत कम इवेंट्स होते हैं और वो इवेंट्स एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। इंपॉर्टेंट फॉर बोथ, फॉर एनडीए प्लस फॉर सीडीएस। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग। अब किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको तो बच्चे बता लेंगे, मेरे को ऐसी शॉर्टी इसलिए है क्योंकि मैंने ये पहले ही पढ़ा था, मैंने तब भी यही बात कही थी, आज भी यही बात कह रही हूँ कि जब उस दिन ये इंपॉर्टेंट था तो इक्वली इंपॉर्टेंट वो आज के लिए भी बन जाता है। तो क्वेश्चन देखते हैं। इट वॉज रिनेम्ड फ्रॉम शंघाई 5 ग्रुप। ठीक है, रिनेम फ्रॉम शंघाई 5 ग्रुप मतलब पहले उसका ये नाम रहा होगा, अब उसको रिनेम किया गया है। सेकंड, द रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर दैट इज रैट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इज अ परमानेंट ऑर्गन ऑफ द एससीओ। क्या ऐसी बात है। द थर्ड ऑप्शन गोज फॉर इट हैज 8 मेंबर्स। नाउ इन केस इफ यू आर नॉट ड्रॉइंग एससीओ, एससीओ अगर आपको इन डिटेल नहीं पता है, जो कि होना चाहिए, इन डिटेल पता होना चाहिए, इसलिए टू मेक श्योर कि आप क्वेश्चन गलत ना करो। ठीक है, कि योर आंसर इज करेक्ट। ठीक, अब क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब इसको अगर क्लीन करें और हम देखें तो इट वॉज रीनेम फ्रॉम द शंघाई 5 ग्रुप, यस ये बात सही है, इसको शंघाई 5 ग्रुप नेम रीनेम किया गया था। उसके बाद रैट्स, रैट्स बेटा पहले ही मैंने बताया था, रैट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है एससीओ की, और ये है कैसी, एक परमानेंट ऑर्गन है, ठीक है, परमानेंट ऑर्गन होना ही होना है। फिर इट हैज 8 मेंबर्स, इस बात में कोई झूठा लाया नहीं जा सकता, मैंने पहले बताया था सेंट्रल एशिया के कुछ कंट्रीज हैं, रशिया है और हमारा इंडिया तो है ही है, ठीक। प्लस इसमें मैंने आपको स्विच बताया था कि ईरान ने भी रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो इसलिए आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन तो आने से पहले हमने आंसर तो सॉल्व ही नहीं किया। अब आपसे पूछा गया था हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट, कितनी स्टेटमेंट सही है, तो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है, उससे पहले थ्योरी पढ़ लो, रिसेंटली क्या हुआ था, वर्चुअल समिट हुआ था, ठीक है, और उस वर्चुअल समिट जो एससीओ का हुआ था, वहां पे हमें क्या देखने को मिला कि वहां पे प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने उस चीज को हेल्ड किया। अब इस एससीओ की इंफॉर्मेशन के बारे में बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़िएगा कि जब फॉर्मेशन नहीं हुई थी एससीओ की 2001 में, तो कौन कौन से कंट्रीज थे, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान पार्ट थे शंघाई 5 के, ठीक है। तब इसका नाम जो है शंघाई 5 हुआ करता था, क्योंकि 5 कंट्रीज थे, जिसका आप लोग ऐसे पासवर्ड बना सकते हो, K2 CRT, ये इसका पासवर्ड बना लो। K2 मतलब कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, रशिया और ताजिकिस्तान, ठीक है, तो याद हो गया। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, उज्बेकिस्तान ज्वाइन करता है 2001 में, यानी 2001 में इतने ही थे, उज्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया 2001 में, और जैसे उसने ज्वाइन किया शंघाई 5 को रीनेम कर दिया, क्योंकि 5 जो है वो कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक। अब यानी स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट थी। सेकंड देखिए, एससीओ ने 2 परमानेंट बॉडीज बनाई है, एक तो आपको पता थी जो कि मैंने आपको बताई, तो एक क्या थी, एक एससी सेक्रेटेरिएट है, ठीक है, एससीओ सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है, बीजिंग में है, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बॉडी है वो है एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसको इन्होंने नाम दिया रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, जिसका नाम है रैट शॉर्ट में, ठीक। उसके बाद ये कहाँ सिचुएटेड है, ताशकंद में, तो ये पॉइंट आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 करेक्ट थी। अब थर्ड देखिए, एससीओ के कितने मेंबर्स हैं, एससीओ के 8 मेंबर्स हैं, हमने 6 तो कवर कर लिए थे, तो हमने जो ये पासवर्ड बनाया था K2 CRT, जैसे उज्बेकिस्तान सुन जुड़ा तो हम यू कर देते हैं, और उसके बाद कौन सा कंट्री था जो बाद में आके ऐड हो जाता है, दैट इज, अब जो चीज आ गई है वो हमारा इंडिया है और ईरान है, तो I2 हो जाएगा अब, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एससीओ के 8 मेंबर्स हो गए, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अब पाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान, और इसके बाद ईरान ने भी ज्वाइन कर लिया। तो आप देखिए कितने सारे आपके पास एग्जाम्पल हो गए, आप कोई भी निमोनिक बना के उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब स्क्रीन क्लीन करते हैं, प्लीज बेटा बार बार बोल रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है पूरा, तो प्लीज कवर ऑल पॉइंट्स इंपॉर्टेंट फॉर एनडीए प्लस सीडीएस, ठीक। अब आ गई बात समझ में, अब देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूटी ऑफ चाइना, यूनियन टेरिटरी को लेकर बात की गई है। यूनियन टेरिटरी की बात देखते हैं क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर वाज डेजिग्नेटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नेशनल कैपिटल दिल्ली, कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अंडर 68th अमेंडमेंट एक्ट 1991। अभी ये न्यूज में भी चला था बहुत ज्यादा, आपको पता है दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में अक्सर जो है कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होती रहती है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करें, राइट। दूसरा पॉइंट क्या देखा है, लद्दाख इज अ यूटी विद लेजिस्लेचर एंड क्रिएटेड इन 2019, तो लद्दाख एक यूटी है लेजिस्लेचर की जो 2019 में क्रिएट हुई। लास्ट इज दादर एंड नागर हवेली हैज बीन मर्ज्ड विद दमन एंड दीव टू क्रिएट अ सिंगल यूटी। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, या एग्जैक्टली अगर वर्ड्स देखे तो इन्होंने पूछा हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर, कितनी स्टेटमेंट सही है, तो बहुत ध्यान से इस चीज को देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर वाज डेजिग्नेटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली अंडर 68, यहाँ पे गड़बड़ है बेटा, ये अमेंडमेंट एक्ट गलत दिया होगा, ये क्या होगा, दिस इज 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991, और इसमें क्या किया गया, इसमें ये बोला गया है कि जो एलजी होगा वो एडमिनिस्ट्रेटर होगा न्यू सिटी एनसीटी ऑफ दिल्ली का, ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ है नेक्स्ट, लद्दाख इज यूटी विद लेजिस्लेचर क्रिएटेड इन 2019, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ क्यों है एक सेकंड रुकिएगा, ये गड़बड़ नहीं है बेटा, एक सेकंड, थोड़ी सी इसमें एरर हो गई, मैं आपको क्लीन करके बता दे रही हूँ। ये वाली बात तो सही है, ठीक है, अभी मुझे दिमाग में आया, ये वाली बात तो सही है कि 69th होगा यहाँ पे, तो ये वाली बात तो गलत हो गई, यानी यहाँ पे 69th होना चाहिए था। सेकंड वाले में लद्दाख तो यूटी है विद लेजिस्लेचर क्रिएटेड इन 2019, ये बात सही है, लेकिन एक और यूटी बना था जम्मू एंड कश्मीर, तो उसलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी।
जम्मू एंड कश्मीर भी यूटी बना था। अब देखते हैं नादर नागिन वैली हैज बीन मर्ज विद द दामन एंड दीव। ये बात तो सबको पता है मेरे ख्याल से, जब भी 2019 में ये चीज हुई थी सबको पता चल गई थी, और उससे पहले भी दादर नगर, ये तो बहुत पहले का केस है, तो ये तो सबको ऑलरेडी एक्नॉलेजमेंट में हो गई। तो कितनी स्टेटमेंट इसमें से सही है? अगर मैं फिर से स्क्रीन कर लूँ तो क्या हमें पता है ये स्टेटमेंट गलत थी, क्योंकि यहाँ पे 69 होना चाहिए था, ये स्टेटमेंट सही थी, ये स्टेटमेंट भी सही थे। तो इसमें से कितनी सही है? ओनली 2, क्योंकि उन्होंने पूछा हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट, तो कितनी सही है? ओनली 2। आप देखिए ना, ओनली 2 ही तो सही है। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, थोड़ा सा कंटेंट देख लो, एक बात को ध्यान से समझ लो। यहाँ पे एक बात याद रखना, दादर ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, दादर एंड नागर हवेली और ये ज्वाइन हुई थी एक साथ। पहले ये दोनों क्या हुआ करती थी? पहले ये दोनों यूटी हुआ करते थे पहले, अब नहीं है। और दूसरी बात हमें क्या समझनी है कि लद्दाख तो बना ही था यूटी, लद्दाख के साथ 2019 में 2 यूटी बने थे, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। एक सेकेंड, जरा दोबारा क्वेश्चन को देखें, हमसे भी गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, एक बार फिर से देखें। ये क्वेश्चन सही है, ठीक है, ये पार्ट सही है, क्योंकि यहाँ पे 69 होना चाहिए था, मतलब इसमें तो गलती हमने सही निकाली। इसमें क्या बोला गया था बेटा, लद्दाख को यूटी तो बताया गया, ये बात सही है, लेकिन आधे में गलती कर दी। लद्दाख में लेजिस्लेचर नहीं है, ठीक है, लद्दाख में लेजिस्लेचर नहीं है, क्योंकि जब 2019 में डिवीजन हुआ था तो 2 में हुआ था, एक लद्दाख में हुआ था और एक किस में हुआ था? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, तो जम्मू एंड कश्मीर में जब डिवीजन हुआ था तो इसको लेजिस्लेचर मिला था बनाने के लिए, ठीक, लेकिन लद्दाख को लेजिस्लेचर, ठीक है, नहीं था, तो यानी इसके पास लेजिस्लेचर नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई। दादर नागर हवेली हैज बीन मर्ज्ड विद दमन एंड दीव टू क्रिएट अ सिंगल यूटी, ये बात सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसमें कितनी स्टेटमेंट सही है? ओनली 1। ठीक है, इंसान है, हमसे भी गलती हो जाती है, तो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर द थिंग आई टोल्ड यू। अब थोड़ा सा क्लियरली इसको ऑब्जर्व कर लो, मैं क्लीन करके एक बार प्रीव्यू दे रही हूँ। लद्दाख भी यूटी था, लेकिन उसके पास लेजिस्लेचर नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर के पास लेजिस्लेचर है, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख दोनों यूटी बने थे 2019 में। पहले वाले स्टेटमेंट में गलती कुछ नहीं थी, सही बोल रहे हैं ये कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली बोला गया था, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ठीक है, अब इसमें क्या है, पॉइंट ये था कि ये अमेंडमेंट गलत दिया हुआ था, ये 69 होना चाहिए था, और थर्ड वाला अपने आप में सही है, तो इसमें कोई डाउट है नहीं। अब स्क्रीन क्लीन कर दें, ठीक है। अब इसको अगर क्लीन करके हम देखें कि नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन अबाउट द डीप सी माइनिंग। तो ये अभी न्यूज में रहा, क्योंकि ऐसा यूएस की अथॉरिटीज के द्वारा कहा गया कि क्रिटिकल जो ग्रीन एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है वो कहाँ है? ओशन के फ्लोर पे है, ठीक है। तो उसको हमें सर्च करना है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए जो प्रोसेस यूज हो रहा है वो है डीप सी माइनिंग। अब ये क्या है? प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग वैल्यूएबल मिनरल डिपॉजिट फ्रॉम द लॉस्ट रिवर सेडिमेंट्स। सी बोला है तो रिवर तो नहीं जाना चाहिए, तो ये गलत हो गया। इंजेक्टिंग केमिकल्स इनटू एन ओर बॉडी टू डिसॉल्व द मटेरियल एंड अलाउ इट टू फ्लो टू द सरफेस, ये भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डायरेक्ट नहीं जा रहा है। फिर एक्टिविटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स यूजिंग अ लार्ज शेयर ऑब्टेन फ्रॉम अ कन्वेयर, ये भी हो सकता है, क्योंकि माइनिंग की बात हो रही है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल डिपॉजिट एंड मेटल्स फ्रॉम द ओशियंस डी बेड, ये ज्यादा क्लोज जा रहा है, तो द आंसर इज डी। क्लोज नहीं बेटा, ये आंसर ही है, मैं जस्ट आपको बता रही थी कि कैसे कैसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये नहीं है, ये ज्यादा क्लोजर जा रहा है, तो हम इसके साथ जा सकते हैं, इनके साथ गेस वर्क करो, वरना करेक्ट आंसर भी यही है कि ओशन की बेड से, ओशन के फ्लोर से हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो कि मैंने पहले एक्सप्लेनेशन में आपको बताया है। ठीक है, अब इसको क्लीन करते हैं। जैसे हम इसको क्लीन करते हैं, हमारे सामने एक अच्छा सा क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन क्या है जरा देख लेते हैं। ठीक है, अब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मलेरिया क्या है, ठीक है, मलेरिया कैसी डिजीज है। तो अब ये आप नॉर्मली क्वेश्चन देख चुके, दूसरी बार आ रहा है। ठंडियों के टाइम में, बारिशों के टाइम में ये ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये डिजीज बहुत फैलती है। तो कह रहे इट इज अ कम्युनिकेबल पैरासिटिक डिजीज। सेकंड कह रहे हैं इज अ मलेरियल वैक्सीन रीजन्स विद मॉडरेट हाई मलेरियल ट्रांसमिशन। बात समझने की कोशिश करिए, इसमें जो सही स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं दोनों ही है कि नहीं, हमें ये देखना है। तो इसमें एक बात याद रखना बेटा, एक मलेरिया को लेके बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। मलेरिया जो है ना, वो कम्युनिकेबल तो नहीं है, कम्युनिकेबल नहीं है इन द सेंस कि वो पर्सन टू पर्सन नहीं जा रहा है, यानी पर्सन टू पर्सन नहीं है, ठीक है, लेकिन वो पैरासाइट कम्युनिकेबल है। पैरासिटिक कम्युनिकेबल मतलब कि जो इसका वेक्टर है, जो इसका वेक्टर है वो कौन सा है? प्लाज्मोडियम, जो कि पूछा भी जाता है, ठीक है, मतलब प्लाज्मोडियम फैलता है पर्टिकुलर, और किससे फैलता है? वेक्टर के थ्रू। वेक्टर का नाम क्या है? फीमेल एनोफिली, ठीक है। तो
तो ये इंपॉर्टेंट जाता है, तो ये एक तरह से पैरासिटिक कम्युनिकेबल हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं, अब नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये वाली बात हमें क्लियर होगी, रीजन ऑफ मॉडरेट टू मलेरिया ट्रांसमिशन, तो ये बात सही है, यानी ओनली वन इज राइट इन दिस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कह रहा है, क्योंकि सेकंड वाला राइट था तो हमने ओनली वन बोला। ठीक है, ये वाला खाली राइट था, ये वाला क्या था, रॉन्ग था। ठीक, क्योंकि वो कैसी है, वो कम्युनिकेबल है, लेकिन पैरासाइट मतलब पर्टिकुलरली वेक्टर जो है वो कौन है, प्लाज्मोडियम है, और वेक्टर जो है वेक्टर के थ्रू फैल रही है, तो वेक्टर के थ्रू फैल रही है तो वेक्टर से फैलने वाली डिजीज हुई ना, पैरासाइट से कैसे फैलने वाली डिजीज हुई। ठीक, अब आगे आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, समटाइम सीन इन न्यूज स्वामी फंड इज इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में MOHUA भी कहते हैं, महुआ। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस MOF, और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, और तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। तो किसका इनिशिएटिव है, तो बेटा ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का इनिशिएटिव है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अभी कॉन्ग्रेचुलेट किया 3000 लोगों को जिनको अपना ड्रीम हाउस मिला है। क्या मिला है, ड्रीम हाउस मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक इनिशिएटिव लिया था जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं 3000 हाउसेस बनवा के दिए हैं, किसको, ड्रीम हाउस के फॉर्म में। तो उस प्रोजेक्ट के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है, इसलिए ये स्कीम इंपॉर्टेंट है। स्वामी फंड किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहा है, ई-सारस ऐप हैज बीन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ई-सारस किसने लॉन्च किया है, नेशनल मिशन फॉर नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेशन, जिसका नाम इन्होंने भाषणी दिया है, नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसमें बेटा दो आते हैं, नेशनल रूरल भी होता है और नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन भी है, दो हैं। ठीक है, एक ये स्टैंड करता है रूरल के लिए, ये स्टैंड करता है अर्बन के लिए, तो देख लेना थोड़ा। ठीक, उसके बाद अटल इनोवेशन मिशन, तो वर्ड से तो हमें समझ में नहीं आ रहा है ई-सारस, लेकिन मैं बता देती हूँ आपकी कंफ्यूजन क्लियर करके कि ये है दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के लिए। अब क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है वो समझ लीजिए, क्योंकि ये योजना जो है वो क्या है, ई कॉमर्स इनिशिएटिव है। क्या है, ई कॉमर्स इनिशिएटिव है। किसके लिए इनिशिएटिव है ई कॉमर्स का, जो कि SHG हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनके लिए क्या ला रहे हैं, ई कॉमर्स इनिशिएटिव ला रहे हैं कि वो अपने पर्टिकुलर जो भी कुटीर उद्योग है, छोटे छोटे जो माइक्रो वर्क हैं, उनको एक्सपैंड कर सके। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने रहा, कंसीडर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसमें से कौन सी सही स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन दे रहे हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, पहला दिया इट वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग जनमंत्रा कन्वेंशन ऑफ 1948 और इट वाज हेडक्वार्टर्ड इन लंदन। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन आपको जो है खुद मुझे फाइंड करके बताना है, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कि इसका आंसर क्या है। आपके लिए एक क्वेश्चन दे रखा है हमने, हमें ये देखना है कि आपको स्किल आ रही है क्वेश्चन करने की कि नहीं। तो आप इस क्वेश्चन का हमें आंसर दीजिए, आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द जनमन्ना कॉन्फ्रेंस ऑफ 1948 या इट वाज हेडक्वार्टर इन लंदन। अब किसके बारे में है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आंसर करिए इसको और फिर हम देखते हैं कल कि आप कितना सही आंसर दे रहे हैं। टिल दैट टाइम, अब हमारा टाइम आ गया है जिसको हम हमेशा से बोलते हैं कि हमारे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, दैट इज ऑफ आर नेशनल फ्लैग। सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस सीरीज ऑफ पर्टिकुलर डे। ठीक है, तो कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। अभी आपको याद है आपका डे 4 आने वाला है जिसमें आपकी एक पूरी विकैप की सीरीज है। प्लीज बेटा उसको फॉलो करो, ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ। देखिए मैं क्लासेस का टाइम है मेरा, आप देख सकते हो आई एम वेयरिंग द आई कार्ड, मेरे को वहाँ जाना है, बट पॉइंट ये है कि हम आपके लिए क्यों ला रहे हैं, सो दैट आप इजिली उसको कवर करो और सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसी में से आ जाएंगे, तो देन इट विल बी अ बोन फॉर अस ऑल्सो। ओके, टिल दैट टाइम, जय हिंद, जय भारत।